उस वक़्त मैं क्योंकि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 87 में प्रेसिडेंट बना, उस वक़्त मेरा काफ़ी तल्लक डॉक्टर महबूब हक से बना। डॉक्टर महबूब हक दुनिया के एक रेनाउंड मरहूम, एक दुनिया के रेनाउंड इकानमिस्ट थे और उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। अमृता सिंह ने जो बाद में नोबेल प्राइज़ हासिल किया, वो डॉक्टर महबूब हक और अमृता सिंह की मुश्तरका जद्दोजहद थी। तो मैं उनके साथ रहता था, मैं उनसे सीखता था, मैं उनका बहुत ज़्यादा मद्दाह था और मैं समझता था कि दुनिया के कई मुल्कों में उन्होंने बताया है कि किस तरह डेवलप किया जाए और ओपनिंग, वो बड़ी इकानमी की मईशत के खोलने के ज़िम्मेदार थे और उसके ख़्वाह होते थे। कोरिया ने उस वक़्त, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने सुना डॉक्टर साहब से, मैं ख़ुद तो उस वक़्त एक्टिव नहीं था, 60s में एक अपना इकानमी के जो उनके ऑफिसर्स थे, उनका एक डेलीगेशन भेजा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान उस वक़्त एशिया की 4 बड़ी इकानमीज़ में से था और बड़ी तरक्की हो रही थी हमारी, और हमारी तरक्की के चर्चे यूरोप में भी थे और पूरे एशिया में थे कि बड़ी तेज़ रफ्तारी से, यू पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, तेज़ रफ्तारी से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। तो कोरिया ने डेलीगेशन एक भेजा कि सीख के आएँ कि पाकिस्तान किस तरह इतनी उनकी प्लानिंग हो रही है और वो तरक्की कर रहे हैं। आज हम देखिए कि कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये सोच के मैंने अपने आप को, जब मैंने देखा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं खासा एक्टिव रहा, बाद में मेरा बेटा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना मरहूम, वो पिछले साल कोविड में उस बच्चे का इंतकाल हो गया, लेकिन वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, यहाँ से कराची से लाहौर गया तो वहाँ प्रेसिडेंट रहा। और मेरे फर्स्ट कज़न जाहिद असलम साहब फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है। तो इस तरह हमें, हमारी फैमिली को अल्लाह के फजल से ये डिस्टिंक्शन हासिल है कि तीनों बड़े कारोबारी सेंटरों में लोगों के वोटों से, बिजनेसमैन के वोटों से हमें ये कॉन्फिडेंस रहा। लेकिन मैं इन तमाम चैम्बरों के अपने तजर्बे से इस नतीजे पे पहुंचा कि जब तक उस हाउस में जहाँ पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें जाके अपना कंट्रीब्यूट करेंगे तो तभी मुल्क के जो मुश्किल मामलात हैं, जो हमारी तरक्की है, जो हमारी कौमी आमदनी में इजाफा है, जो लोगों को रोज़गार मिलना है और फिर जो हमारी ग्रोथ है, उस सब को तब हासिल किया जा सकता है अगर हमारी पॉलिसीज़ वहाँ जाके बने। और उसके लिए मैंने बड़ी वहाँ पे कोशिश की, जद्दोजहद की और 6 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किए हैं। जनरल इलेक्शन 1993 में पहला इलेक्शन लड़ा और आखिरी इलेक्शन अभी 2018 में कंटेस्ट किया। तो इन हालात में मैं जाके वहाँ पे असम्बली में भी यही बातें करता रहा हूँ कि हम ऐसे लोग आए मुल्क के मईशत को संभालने के लिए जिनका, क्योंकि मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क में तरक्की ना करने का, या हम पीछे रह गए पिछले 30 सालों में दूसरे ममालिक से, तो उसकी वजह ये है कि हमारे अपने जो नुमाइंदे हैं वो तो फाइनेंशियल मैटर को संभालते नहीं हैं। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, या बाहर से वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से या IMF से लोग आते हैं और उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं होता, तो वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं और मुसलसल हमारी वो पॉलिसीज़ जो है वो नाकाम हो रही हैं। मसलन नेशनलाइजेशन की हमारी पॉलिसी है, तो वो जब तक हम हमारे यहाँ कोई तकरीबन 5000 अरब रुपए हुकूमत का लगा हुआ है या मुल्क का हमारे लगा हुआ है, लेकिन हर साल तकरीबन 750 अरब या 800 अरब रुपए वो खसारा दिखाते हैं ये कंपनियाँ, हालांकि इतने ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बाद। और फिर जब हम बाहर गए, बहुत से मुल्कों का विज़िट किया बिज़नेस पे, तो पर्टिकुलरली एशिया में, तो इन तमाम ममालिक में एक बात मुश्तरका थी कि वहाँ उनके यहाँ बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आई है, बाहर का जो पैसा आया है और उन्होंने अपनी मार्केट को ओपन किया है और वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हुई है। बाहर का पैसा आया यानी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई और वहाँ उन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगाई हैं, वहाँ उनको टेक्नोलॉजी मिली है, तो वो लोगों को उन्होंने रोज़गार मिला है और उनकी इकानमी में ग्रोथ हुई है। उन्होंने बड़ी फास्ट ग्रोथ की है। चाइना की ग्रोथ पिछले 35 साल में कोई 9-10% रही, जो कि बड़ी ह्यूज उसमें ग्रोथ परसेंटेज थी। हमारी भी 60s में 6% 7% की एवरेज होती थी, लेकिन बाद में हमारी ग्रोथ, आबादी में इजाफा होता रहा और हमारी ग्रोथ बहुत कम हो गई और हम दूसरे ममालिक से पीछे रह गए। तो मेरी अर्जी यही है, मैं इसीलिए पॉलिटिक्स मैंने ज्वाइन की। हालांकि एक बड़ा मुश्किल काम है, मुझे गली गली घर घर जाके लोगों के पास रिक्वेस्ट करनी पड़ती है वोट के लिए, और मेरी फैमिली क्योंकि कराची में रहती है
मैं अपने होम टाउन चिन्योट से इलेक्शन लड़ता हूँ, तो वहाँ पे मेरी फैमिली वाले मेरे साथ नहीं होते और मेरे लिए बड़ी मुश्किल है वहाँ पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी था कि मैं उस हाउस में जाके पॉलिटिक्स करूँ और वहाँ पे कुछ ऐसी पोजीशन में हूँ कि मुल्क के लिए बेहतरी कर सके। देखिए, बड़ा आसान है। मुझे यही बड़ी तकलीफ़ होती है कि इतनी बड़ी आबादी का, 5वीं बड़ी आबादी का मुल्क पाकिस्तान दुनिया में अगर 5वीं बड़ी आबादी का मुल्क दुनिया में 56 नंबर पे है इकानमी में। हमारी तो पर कैपिटा जो इनकम है वो बहुत ही कम है दुनिया के बाकी ममालिक से, और हम क्यों नहीं तरक्की कर सके। मैं ये समझता हूँ दुनिया में जो कॉमन बात हुई, हमसे बाद में आने वाले जिन्होंने आज़ादी हासिल की उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड तरक्की कर ली। उसकी मेन वजह ये थी कि हमने यहाँ ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड को ख़त्म नहीं किया। हमारी जो प्राइवेट सेक्टर जो इंजन ऑफ ग्रोथ होता है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इतनी ज़्यादा रुकावटें और सुर्ख फीता रहा कि लोग इनकरेज नहीं होते रहे, बल्कि अपना पैसा लेके बाहर जाते रहे। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर एक को यहाँ चोर डाकू समझा जाता है। और जब तक उसको बिज़नेस में, मैंने ये देखा है कोरिया में और ताइवान में और चाइना में और वियतनाम, थाईलैंड, इन मुल्कों में उन्होंने फ्लोरिश करने दिया है प्राइवेट बिज़नेस को। तो ये जो हमें ठीक करना पड़ेगा अपनी ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड को, और जो सुस्त रफ्तार है, जो लोग अपना पैसा लेके यहाँ नहीं आते और यहाँ का माहौल ऐसा हमने नहीं बनाया, हम हर एक के लिए रुकावट बनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए ना, इंडिया में लास्ट ईयर 44, हालांकि कोविड हमसे ज़्यादा था, लेकिन उनके यहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट $44 बिलियन की आई है और हमारे यहाँ सिर्फ $1.5 बिलियन की आई है। और हम $1 अरब लेने के लिए IMF के पास धक्के खा रहे हैं, फिर अपने दोस्त ममालिक के पास $1-2 अरब लेने के लिए सऊदी अरेबिया के पास और चाइना के पास जाते हैं। और हर वज़ीर आज़म का पहला काम ये है, और फाइनेंस मिनिस्टर का तो शायद काम ही यही है कि ज़्यादा ज़्यादा कर्ज़े लो और उसको खर्च करो, और उसमें नेचुरली के कई किस्म के उनके बेनिफिट होते हैं। और मसला ये हो गया कि आपने पता नहीं इकनॉमिक हिटमैन, एक बड़ी ज़्यादा बिकने वाली किताब थी, वो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। उसमें उन्होंने ये कहा कि सारा इन बड़े इदारों का, दुनिया के बड़े इदारों का डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए तो मकसद ये होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़े दो और उनको इस हालत में पहुंचा दो कि फिर वो इनकी हर बात, हर कंडीशन माने। तो मेरे ख्याल में हमारे अपने जो लोग जो इलेक्ट होते हैं असम्बली के अंदर से, वो फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। मैं बहुत बड़ी इसमें हर्डल समझता हूँ। पता नहीं क्या वजह है कि हमें कोई 22-23 करोड़ बंदों में से ऐसा बंदा नहीं मिलता, और पिछले 35 साल में शायद 6-6 महीने के लिए 2 फाइनेंस मिनिस्टर बने, एक नवीद कमर साहब बने और एक असद उमर साहब बने। तो क्या वजह है कि हमारे अपने इलेक्टेड लोग, जिनको पता होता है, जो स्टेक होता है, जिन्होंने बाद में जिम्मेदारी कबूल करनी होती है, तो वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी हर्डल तो ये रही। और दूसरी हर्डल मैंने पहले आपको जिक्र कर दिया कि जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी और हम आसान नहीं बनाएंगे बिज़नेस को, और मुख्तलिफ जो देर लगती है हर प्रोजेक्ट में, उससे नुकसान होता है, उसको ठीक नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ लोग आने के लिए तैयार नहीं होते। तो हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत काबिल लोग हैं, बहुत। इस वक्त IT देख लीजिए, IT में इंडिया ने कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर ली। मैं खुद ये आगा हसन आबदी साहब ने एक फास्ट यूनिवर्सिटी का आगाज़ किया था, उन्होंने एंडोमेंट दिया था। उसके बाद डॉक्टर महबूब हक जो मेरे मरहूम दोस्त थे, वो उसके प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने आज से 30 साल पहले मुझे फास्ट यूनिवर्सिटी जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में उन्होंने रखा। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि अपने छोटे से इलाके चिन्योट में हमने एक बहुत अच्छा फास्ट यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया है, क्योंकि इस वक्त IT की तालीम सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी से इसमें बढ़ सकती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं पिछले हफ्ते भी वहाँ गया हुआ था। 2 हफ्ते पहले
फ्रेंच एक डेलीगेशन वहाँ आया और उसने कहा कि इतने चनियोट के दूर अफ्तादा शहर में इन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, वहाँ पे हम 2000 बच्चे आईटी की तालीम लेके फ़ारिग होते हैं, और हॉस्टल हमने बनाया है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए। तो चनियोट में मेरी ख्वाहिश होती थी, जब मैं चनियोट शुरू में अपनी एजुकेशन ले रहा था, तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि हम अच्छे कॉलेजों में लाहौर में जाके पढ़ें। तो आज मैं आपको ये खुशी से बताना चाह रहा हूँ कि लाहौर के बच्चे हमारे यहाँ फास्ट यूनिवर्सिटी के कैंपस चनियोट में आके पढ़ते हैं। तो वो जो नो हाउ हम दे रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे यहाँ। जो जहन है ना बच्चों का और स्टूडेंट्स में और हमारी यंग्स जनरेशन में, वो बहुत ही अच्छा है, वो उनकी कैपेबिलिटी है, हम उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे। तो ये वजह है कि हम पीछे रह गए और दुनिया के दूसरे ममालिक आगे बढ़ गए। हमें तो ऐसी तालीम देनी चाहिए जिससे, वैसे जो हम तालीम दे रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद बच्चे हमारे पास आते हैं, धक्के खा रहे हैं, उनको कई साल जॉब नहीं मिलता। लेकिन ये जॉब ऐसे हैं कि मैंने पिछले हफ्ते में जिक्र कर रहा था कि मैं गया, एक फंक्शन था हमारी यूनिवर्सिटी का, उसमें पाकिस्तान की 80 बड़ी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए, और वो ग्रेजुएशन से पहले हमारे बच्चों को चाहते हैं कि वो उनको जॉब प्रोवाइड करें। तो इस किस्म की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में। मेडिकल के हम देखते हैं, हम बाहर जब जाते हैं ना, ये सारे सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ में और रशिया में और चाइना में हमारे हज़ारों बच्चे वहाँ पे मेडिकल की तालीम ले रहे हैं, और हमारा अरबों रुपए भी खर्च होता है। और यहाँ अगर हम उस तालीम को, हमारे पास तो देखिए ना, जब पाकिस्तान बना उस वक्त डॉ मेडिकल कॉलेज था, उस वक्त NID इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो ये नो हाउ हमारे पास था। हमने ऐसे सैकड़ों कॉलेज क्यों नहीं बना दिए जिससे हमारे जो बढ़ती हुई आबादी है उनके बच्चे मुस्तफ़ीद होते और उनको अच्छे जॉब मिलते, या अगर वो बाहर भी जाते पाकिस्तान से तो वहाँ जॉब हासिल करते और वहाँ से रेमिटेंस भेजते हमारे लिए। हमारी तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी आबादी, लेकिन हम उसका सही हमने इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, मैंने हमेशा चैलेंज को पसंद किया है। मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया, मैं कराची रहता हूँ, और मेरे इलाके में ना चनियोट एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर एरिया है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्यूडल हैं। जंग और चनियोट एक ही ज़िला था, बाद में हमारा चनियोट अलग ज़िला बना। वो बहुत बड़ा ज़िला है और उसमें बड़ा पुराना ज़िला है, उसमें बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड रहते थे, वही पॉलिटिक्स में थे। हमारे चनियोट शहर से कभी कोई पॉलिटिक्स में आया ही नहीं, और वही इलेक्शन आपस में फैमिलीज एक दूसरे के साथ कंटेस्ट करती। तो आई हैड टू गो ऑल द वे टू माई होम टाउन एंड टू कंटेस्ट इलेक्शन विद दोज फ्यूडल्स, बिग ह्यूज लैंडलॉर्ड्स, एंड दे हर बार वही इलेक्शन जीतते थे, कोई उनके मुकाबले। तो मैंने कहा, जब मुझे अपने एरिया में एजुकेशन को बढ़ाना है, मुझे जॉब्स के लिए बच्चों को कोशिश करनी है, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को देना है अपने इलाके में, और हमारा चनियोट जो है एक सेंट्रली प्लेस्ड पंजाब का एरिया है, तो उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो ये मेरी बहुत बड़ा मुश्किल थी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था उनके साथ इलेक्शन लड़ने का। जब मैंने पहला 93 में इलेक्शन लड़ा, तो वो बड़ा मुश्किलात की आप पूछते हैं, इट वॉज एन अपहिल टास्क। कोई मैं जिससे बात करता था वो मेरी बात पे हंसता था कि किस तरह। और जब मैं देहातों में जाता था तो आप यकीन जानिए, कोई बंदा मेरे सलाम का जवाब नहीं देता था। तो मैं जाता गली गली, मैंने हर देहात में गया, मेरे इलाके में 200-250 देहात है, वो जो वहाँ जाके अगर लोग मुझे कोई वेलकम नहीं करते थे, तो मैंने ये किया कि उनकी देहातों की मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ता उनके साथ, और उनके साथ फिर उसके बाद मौका मिल जाता नमाज के बाद तो उनसे सलाम दुआ करके उनको समझाता कि भाई क्यों आप उनके हर बात मानते हैं, उनकी ग़ुलामी तो आपने बर्दाश्त की हुई है, वो आपको बराबर ही नहीं समझते। हमारा अमीर और वहाँ पे फ्यूडल और कमी का जो हमारा कंसेप्ट था वो मैं ख़त्म करना चाहता था, और मैं बड़ी हद तक उसमें कामयाब हुआ। हमने वहाँ एजुकेशन दी, और बेस्ट एजुकेशन। ये शायद मेरा पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरे पाकिस्तान में जब एक MNA के हल्के में 2 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ वहाँ बनी हैं। वहाँ पे एक स्कूल बन जाना बहुत बड़ी बात थी, और ये 2 बड़ी अहम यूनिवर्सिटियाँ, एक मैंने फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, दूसरा GC यूनिवर्सिटी का कैंपस हमने, और दोनों हमने देहाती इलाकों में बनाया ताकि बच्चे जो है
ज़्यादा तालीम ले, और हमने काफ़ी वहाँ पे सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर और वो ठीक किया है। तो ये मुश्किल, बहुत बड़ी मुश्किल थी। कोई अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, लेकिन मैं खुद आज सोचता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि किस तरह अकेले, क्योंकि मेरे पास तो उस वक़्त कोई टीम भी नहीं थी, तो हमने ये मुश्किलात को, इन हर्डल्स को दूर किया। फिर आप देखते हैं कि आज किसी भी मीडिया पे कोई इतना आसान नहीं है कि कोई अपनी बातें जब मुसलसल की और असम्बली में जाके कई तकारीर की, तो कई अब मीडिया वाले डायरेक्ट यानी बार बार मुझे कहते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, और यही मैं चाहता हूँ कि हम ये तरक्की का पैगाम और ये जिस तरह डेवलप किया है दूसरी नेशंस, वो अपने बच्चों को बताएं, अपनी यंग जनरेशन को बताएं, और इस तरह अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी जिसको हमने अबूर किए है। पहले ये मैं जो बिज़नेस के इलेक्शन लड़ता रहा, उससे पहले स्टूडेंटशिप में भी अगर आप समझें तो मैं वहाँ भी हमेशा बड़ी अच्छी पोजीशनों में कामयाब होता रहा, और वहाँ पे अभी टफ कई जगह इलेक्शंस में हमने हिस्सा लिए, वहाँ भी बच्चों को, स्टूडेंट्स के लिए, अपने कॉलेज की बेहतरी के लिए हम सोचते थे, और वहाँ भी मैंने इलेक्शन लड़े और वहाँ कंटेस्ट करके कभी हारा कभी जीता, लेकिन एक्टिव रहा। और मैं समझता हूँ कि कोई भी आपका टारगेट हो तो मुश्किलात से घबराना नहीं है, और मुश्किलात तो हर एक को आती हैं। और इसी तरह बिज़नेस एक ओपन कंपटीशन है। मैं आपको बताऊँ ना, बिज़नेस पाकिस्तान में कई चीज़ें तो होंगी ना कि उनके फैमिली में अगर कोई एक जगह कोई मुलाजमत कर रहा है तो उसका बच्चा फिर मुलाजमत में आ जाता है। बिज़नेस जो है वो तो कम्पिटिटिव है, कोई भी ओपन कंपटीशन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या वजह है कि आप देखिए ना कि इसमें जो ज़्यादा मेहनत करता है, जो ज़्यादा मुश्किलात को, क्योंकि एक बड़ा चैलेंजिंग है, इसमें रिस्क लेना होता है, और रिस्क के बगैर कोई बिज़नेस में कामयाबी नहीं होती। तो मैं आप बड़ा खुश होता हूँ जब मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, जो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, मेरे और रिलेटिव्स हैं, और हमारे मुख्तलिफ बिजनेसमैन हैं, चाहे वो मेमन कम्युनिटी से हों, चाहे चंदियोट कम्युनिटी से हों, जब वो बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं बिज़नेस में, और मैं उनकी एफ़र्ट देखता हूँ। और मैंने यही देखा है कि ज़ाती तौर पे भी और कलेक्टिवली जिसने ज़्यादा एफ़र्ट की है वो, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू ग्लोरी। आपको मेहनत करना है, आपको तवज्जो करना है, और अल्लाह ताला फिर आपकी मदद करता है। चाइना की मिसाल मैंने आपको दी कि आज चाइना में 150 करोड़ लोगों में से उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ कोई बिलो पॉवर्टी शायद कोई भी नहीं है, बिलो पॉवर्टी। हमारे यहाँ देखो अभी तक करोड़ों लोग हैं जो गुर्बत के लेवल से नीचे हैं, और जिनको यही पता नहीं है कि उन्होंने आज दोपहर का खाना खा लिया तो शाम का खाना किस तरह खाएंगे, या वो अपने बिजली के बिल कैसे देंगे, या वो अपने बच्चों की तालीम का खर्च किस तरह अदा करेंगे। तो हम क्यों ये, अगर हम मेहनत करेंगे, अगर ये मुश्किलात को हल करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा इंशाल्लाह और बेहतर रिज़ल्ट आ सकते हैं। जी, मुझे कोई गवर्नमेंट से तो कोई एजाज़ नहीं मिला, लेकिन मैं अपने ये जो डिस्टिंक्शन हैं, जैसे मैंने आप कहा कि मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। मैं ये फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हूँ, और सीनियर मोस्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हूँ लास्ट 30 साल से, और हमारे यहाँ 5 कैंपसेज हैं। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। फिर मैं मुसलसल 1997 से, पिछले 25 साल से कई बार नेशनल असम्बली का इलेक्ट होकर मेंबर बना, और वहाँ पे जो इस वक्त भी जो मुस्लिम लीग की बिज़नेस एंड कॉमर्स विंग है उसको मैं प्रेजाइड कर रहा हूँ। पिछले टेनोर में हमारी जो कमेटी थी, फाइनेंस कमेटी हमारे नेशनल असम्बली की, उसका मैं चेयरमैन रहा हूँ। कि मेरे मरहूम दोस्त डॉक्टर महबूबुल हक जब UNDP में थे तो उन्होंने पूरी दुनिया की तरक्की किस तरह मुल्क कर रहे हैं उसका एक मेजरमेंट बनाया, जो कि एक्नॉलेज है। आज भी यूनाइटेड नेशन उनके फार्मूले के मुताबिक दुनिया के मुल्कों की तरक्की को मेजर करता है। तो उनके इंतकाल के बाद उनकी बेगम साहबा ने मुझे महबूबुल हक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर का प्रेसिडेंट बनाया। तो मैं इतने बड़े रेनाउंड दुनिया के जो इकानमिस्ट थे उनको इस वक्त उनकी टीम में था, और आज भी उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं अपने लिए इसको बहुत बड़ा एजाज़ समझता हूँ। जी, पॉलिटिक्स जो है ना, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी खिदमत है। ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें कोई जो लोग घबराते क्यों हैं, क्योंकि इसमें क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है। लोग हमें चाहे कितना भी आप काम कर लो, ज़्यादातर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपकी तनकीद करते हैं। इसमें तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला होगा वही कामयाब होगा।
तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा अपने यंग जनरेशन को। एक तो एफ़र्ट मैंने पहले ही बता दिया कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू ग्लोरी। आप मेहनत करेंगे सिंसियरिटी से अपने फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो आप तरक्की करेंगे। यही मेरा है कि एजुकेशन में बहुत से शोबे हैं। हम देखें ना, जो नए नए शोबे तरक्की के हैं, टेक्नोलॉजीज़ नई नई हैं, उनमें हमारे बच्चों को तंदुई से मेहनत करके आगे बढ़ना है। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आजकल तो देखिए, ये पहले ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती थी। आजकल जो आईटी की तालीम है, या आजकल जो दूसरी इंटरनेट है आपके पास, सारी दुनिया से आपके राब्ते हैं, तो कोई भी किसी भी इंटेलिजेंट यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़े मौके हैं, पहले से ज़्यादा है। पहले हम दूसरे किस्म की मेहनत थी, आजकल उनकी जहनी मेहनत बहुत है। देखिए आपने कितने कितने लोग ज़ीरो से किस तरह उन्होंने अपने बड़े बड़े बिजनेसेस बनाए हैं। और इसी तरह पॉलिटिक्स में के शोबे में मैं देखता हूँ कि कई ग्रास रूट लेवल से हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं और मुल्क की खिदमत करते हैं, क्योंकि एक खिदमत का शोबा है। कोई अगर इसमें ये सोचे, कहा जाता है कि बिजनेसमैन या जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक, अगर आप एक इंडस्ट्री लगाते हैं तो सैकड़ों लोगों को आप रोज़गार देते हैं, ये बहुत बड़ी खिदमत है। इसी तरह अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वहाँ आपको मौका मिलता है कि आप फैसले अपने करें, और वहाँ एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और मुल्क को आगे बढ़ाने में हम मुख्तलिफ शोबों में काम करें, तो इन शोबों में आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेट करना चाहिए जो आ सकता है इधर। मुश्किल ज़रूर हैं ये मामला, लेकिन इनमें आपको तसल्ली होती है, अपनी खुद कॉन्शियस आपका सेटिस्फाई होता है। और मैं समझता हूँ कि इससे आप खुद भी खुश होते हैं, तस्कीन होती है, और आपका मुआशरा भी आपसे खुश रहता है।